हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में पिछले क्लास में जो पिछला हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इसके सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ मैंने इसके पहले चैप्टर जो फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसको मैंने क्लियर किया था। उसमें मैंने कुछ टर्म्स आपको मैंने बताए थे। जैसे पहला हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड का जो 4 मेन पिलर है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। जो 4 मेन पिलर्स थे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग का एक टेक्निक है, फिर इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, और फिर हमने पढ़ा था उसके अंदर इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी का हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो जाता है ना। हम एक क्लास में किसी चीज़ को क्रिएट करके उसको दूसरे क्लास में वापस से रीयूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट और हमने लास्ट पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को दोबारा रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेम नेम को दोबारा रीडिफाइन कर सकते हैं अनदर पर्पस के लिए। तो ये सारा टर्म हमने पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि 2 तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है फंक्शन ओवर राइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जब हम सिंगल यूनिट के अंदर यानी एक ही क्लास के अंदर जब हम किसी मेथड को दोबारा रीडिफाइन कर देते हैं सेम नेम के मेथड को, तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। और जब हम दूसरे क्लास में इनहेरिटेड क्लास में सुपर क्लास के मेथड को रीडिफाइन करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। तो ये 2 टर्म हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। कुछ बेनिफिट्स हमने देखे थे, तो बेनिफिट्स यही सब था जो इसके 4 मेन पिलर्स में है ना, वही सारे उसके बेनिफिट्स में आ गए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा जो चैप्टर है वो है जावा इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जावा इवोल्यूशन। ठीक है, जावा इवोल्यूशन। अब ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। इसमें उतना समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत लॉजिक लगाना है। ये सारा चीज़, ये जो पूरा चैप्टर है ये थ्योरी है। इसमें हम जावा के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत करेंगे, जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके बाद इन्हांसमेंट और कैसे ये सी और C++ से डिफरेंट है, क्या इसमें नया चीज़ आ गया कि ये डिफ़र हो गया C और C++ से। जावा को इंटरनेट में कैसे यूज करते हैं और इंटरनेट में यूज जावा ने कैसे एक बहुत अहम भूमिका निभाया, कैसे उसने इंटरनेट में वेब पेजेस को डेवलप करने में बहुत सहायता दिया, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं जो जावा के से बनाए हुए वेब पेजेस को सपोर्ट करते हैं और उसको ईजिली प्रोसेस करवा पाते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, है ना, जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या क्या है ना, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर जावा इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जावा इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग जावा के डेवलपमेंट किट के JDK एक नाम आप सुनते होंगे हर बार, जावा आप पढ़े हैं पिछले BCA में, सो आपको पता होगा। तो JDK में जावा डेवलपमेंट किट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसमें जावा डेवलपमेंट किट में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो ये सारा टर्म हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब एक एक करके। सबसे पहला है हमारा है, अब ये जो थ्योरी टॉपिक है, तो मैं इसमें ज़्यादातर आपको समझाने से ज़्यादा मैं लिखवाने पर ध्यान दूंगा। तो आप नोट्स कॉपी अगर आपके पास है तो वो लेकर बैठें ताकि आप उसको लिखते चलें, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला है आपका जावा का हिस्ट्री। सबसे पहले है आपका जावा हिस्ट्री। अब जावा का हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री में है कि सब जावा को किसने डेवलप किया। सबसे पहला चीज़ है कि जावा को डेवलप किसने किया, हु इज़ द डेवलपर ऑफ जावा, है ना। सबसे पहला इसमें यही आपके पास टर्म आता है। तो जावा एक क्या है, पहला चीज़ तो याद रखिएगा कि जावा एक है जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
क्योंकि मैं यहाँ लिखते भी चल रहा हूँ अब, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इसको लिखते चलिए नोट्स में। तो ये क्या है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डेवलप हुआ किसके थ्रू हुआ, तो सन माइक्रो सिस्टम। कहाँ डेवलप हुआ, तो सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, एक, है ना, जिसने ये जावा नाम के एप्लीकेशन को, सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो इसको डेवलप किसके थ्रू हुआ, तो डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, है ना, सन माइक्रो सिस्टम ऑफ यूएसए। कहाँ की कंपनी है, कहाँ का है, यूएसए। अब कब हुआ, इन 1991, है ना, 1991। अब ये कंपनी का नाम हुआ सन माइक्रो सिस्टम। तो इसमें काम करने वाला कोई होगा, तो इसमें जो काम कर रहे थे, जो इस नए लैंग्वेज पर वर्क कर रहे थे, जो टीम को लीड कर रहे थे, है ना, जिनके नाम पर आज भी हम लोग बोलते हैं कि जावा का डेवलपर यही हैं, वो कौन थे, जेम्स गॉसलिंग। कौन है, जिनके डेवलपर, यानी कि ये तो कंपनी का हम बात किए, तो इस कंपनी में जो इस लैंग्वेज पर वर्क कर रहे थे, इसको डेवलप करने पर काम कर रहे थे, वो कौन थे, तो वो थे हमारे जेम्स गॉसलिंग। कौन थे, डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ये आपका डेवलपर का नाम हो गया, ठीक है। ये आपका कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, जहां जेम्स गॉसलिंग काम करते थे, और इन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर इस जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो इनको हम लोग बोलते हैं डेवलपर ऑफ जावा, ठीक है, जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, इन्वेंट किया। और शुरुआत में इन्होंने इस लैंग्वेज का जो नाम था वो जावा ना रख के ओक रखा था। क्या था नाम, स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, है ना, एट द बिगिनिंग, है ना, इट इज कॉल्ड ओक, OAK। ओक एक पेड़ है ना, जो कि जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के सामने था, तो उसी के नाम पर इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रख दिया था ओक। तो स्टार्टिंग में ये क्या कहलाता था, ओक, जिसको डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने। बाद में इसका नाम चेंज करके जावा कर दिया गया, ठीक है। अब जावा का डेवलप या डिज़ाइन किस पर्पस के लिए किया था, तो मेनली इसका जो डेवलप किया गया था, इसका वैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वैसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज टीवी, VCR, टोस्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रोग्रामिंग के लिए इस जावा लैंग्वेज का डेवलप किया गया था, है ना। अब ये जो लैंग्वेज था बहुत सिंपल था, इट इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली पोर्टेबल, ठीक है, हाईली रिलायबल एंड पोर्टेबल। क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल, है ना, पोर्टेबल एंड हाईली रिलायबल। बहुत भरोसेमंद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साबित हुआ जब ये डेवलप हुआ। क्यों, क्योंकि ये आपको पता ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम आपके कोड को सिक्योर बनाते हैं, हम आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं, उसको कोई भी ईजिली हैक नहीं कर सकता है, ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता है, हम एक्सेसिबिलिटी को छुपाने की फैसिलिटी आपको देते हैं। तो ये हमारा, और ये सिंपल लैंग्वेज है, बहुत इजी है इसको सीखना, है ना। जिनको प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी होगा, जो कंप्यूटर फील्ड से होंगे, उनको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब ये सी, और उस समय हमारे पास C और C++ लैंग्वेज यूज हो रहे थे जब ये डेवलप हुआ था, तो लेकिन C और C++ लैंग्वेज इतने सिक्योर लैंग्वेज नहीं थे, है ना, और इतने पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल कहने का मतलब कि ये ऐसा लैंग्वेज था जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो जाता था, है ना। ऐसा नहीं था कि ये इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई एक प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने किसी लैंग्वेज को डेवलप किया या किसी एप्लीकेशन को किसी लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया, अब वो एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट हो गया कि हम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यानी कि पर्टिकुलर विंडो या पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्टिकुलर
किसी हार्डवेयर पर ही एग्जीक्यूट होंगे, किसी अनदर हार्डवेयर पर या किसी अनदर कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर सिस्टम पर अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं या किसी अनदर विंडो पर एग्जीक्यूट करते हैं तो हम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पहले आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते थे जिसमें कंपेटिबिलिटी लिखा हुआ होता था कि इट इज़ कॉम्पेटिबल विथ विंडोज 7, विंडो 8, है ना, और विंडोज विस्टा। यानी कि उसको अगर आप 10 में इंस्टॉल कीजिएगा 8.1 में तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, वो कहे कि इट इज़ नॉट कंपेटिबल विथ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह का हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ही एग्जीक्यूट होगा। किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर अगर आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जावा ने हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि आप इसका यूज़ करके इसके थ्रू बनाए हुए प्रोग्राम्स को, है ना, एप्लीकेशंस को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली उस प्लेटफॉर्म पर आपको एक जावा को इंस्टॉल करना होगा, है ना, जावा का जो आपका जेडीके फाइल वगैरह मिलेगा उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप इजीली वहाँ पर जावा के एप्लीकेशंस को और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट नहीं, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो जाता है। बस आपको उसमें जेडीके को इंस्टॉल करना है उस एप्लीकेशन या उस विंडोज़ में, और आपका ये जावा का प्रोग्राम वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और लिस्ट हैं, जब जावा में जो जो नए नए चेंजेज हुए हिस्ट्री में, है ना, उसका एक लिस्ट है आपके बुक में। आपके पास अगर बुक होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये सारा टर्म आपको अभी इसी बुक को प्रिफ़र करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसी बुक को मैंने रेफ़र किया है अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए। तो आप के पास बुक है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ये सब लिखने के लिए, ये सारा चीज़ आपको अपने बुक में मिल जाएगा। तो सबसे पहला इसमें जो है 1990s में, देखिए अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1991 में डेवलप हुआ, तो सबसे पहले 1990 में ये क्या हुआ, तो 1990 में सन माइक्रो सिस्टम्स डिसाइडेड टू डेवलप 1990s में 1990 में सन माइक्रो सिस्टम डिसाइडेड टू डेवलप स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट कुड बी यूज्ड टू मैनिपुलेट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। A team of Sun Microsystems programmers headed by James Gosling was formed to undertake this task। अब देखिए पहला क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, सबसे शुरू हुआ इसका डेवलपमेंट 1990 से। 1990 से में सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम में ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा हम कुछ लैंग्वेज डेवलप करें, है ना, स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैंडल कर सके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैंडल कर सके। डिवाइसेस के लिए, हार्डवेयर्स के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहता था, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह के लिए, है ना। तो इसने एक टीम बनाया और उस टीम का हेड बन गए जेम्स गॉसलिंग, और उन्होंने ये टास्क लिया कि हम ये डेवलप करेंगे, इस तरह का सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। ठीक है, 1991 में आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++, ए टीम अनाउंस्ड अ न्यू लैंग्वेज नेम्ड ऑक। अब C++ जो लैंग्वेज था वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल ही था, उसी को बहुत एक्सप्लोर किया गया, उसमें जो जो कमियां थी उनको दूर किया गया और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, उसमें कुछ ऐड ऑन किया गया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद एक नए लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया ओक। ठीक है, नेक्स्ट अब 1992 यानी कि 1992 में अ टीम नॉन एज ग्रीन प्रोजेक्ट टीम बाय सन demonstrated the application of their new language to control a list of home appliances using a handheld device with a teeny touch sensitive screen। अब ग्रीन प्रोजेक्ट टीम जो कि सन कंपनी का था, उसने एक डेमोन्स्ट्रेट किया एप्लीकेशन को जो कि न्यू लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल होता था और होम अप्लायंसेज को कंट्रोल करने का यूज के काम में आता था, जिसने एक वेरी क्या किया, टच सेंसिटिव स्क्रीन को डेवलप किया कि आप स्क्रीन में टच करके भी आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी बटन की ज़रूरत नहीं है, आप टच करके भी काम कर सकते हैं। जैसे आजकल तो हम लोग सभी लोग नॉर्मली टच स्क्रीन यूज कर रहा है और
धड़ल्ले से इस चीज़ को यूज कर रहा है, बट वहाँ उस समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी कि हाँ एक ऐसा भी हमारे पास सिस्टम हो गया जिसमें बटन्स नहीं हैं, सिर्फ टच करके हम काम कर सकते हैं। 1993 में अब देखिए जावा ने एक और फीचर भी दिया था, ठीक है, अब उसका यूज होगा। देखिए द वर्ल्ड वाइड वेब www, जिसका नाम आप लोग सुनते ही होंगे, हर वेबसाइट के स्टार्टिंग में हम लोग www लिखते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अपीयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट इनटू द ग्राफिकल रिच इन्वायरमेंट। अब जो www जो था उसने पहले जो इंटरनेट में जो डेटा हुआ करते थे वो टेक्स्ट बेस्ड होते थे, सिर्फ टेक्स्ट दिखता था। उसने उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया कि अब आप अपने क्या कहते हैं जो भी वेबसाइट डेवलप कीजिएगा या वेब पेज डेवलप कीजिएगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं, इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं, उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। द ग्रीन प्रोजेक्ट टीम कैम अप विथ आइडिया ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लेट्स यूजिंग द न्यू लैंग्वेज दैट कुड रन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब देखिए, अगर हमने कह दिया है इंटरनेट का जब भी बात आता है तो इंटरनेट पर जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि ये चीज़ नेट पर अवेलेबल है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ सिर्फ गूगल के मोबाइल में एक्सेस होगा या फिर एंड्रॉयड में एक्सेस होगा या आईफोन में एक्सेस होगा या विंडो में एक्सेस होगा, विंडो में भी पर्टिकुलर विंडो में एक्सेस होगा, लिनक्स में नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे एक्सेस होगा तो कहीं भी होना चाहिए। तो अब यानी कि उस जो हम वेब पेज डेवलप करेंगे वो वेब पेज क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूट होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट किसके थ्रू होगा, तो उस समय जो लैंग्वेज ऐसा कोई होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो। तो उस समय हमारे पास जावा था और जावा ने एक नया फीचर ऐड किया जिसका नाम दिया गया जावा एप्लेट। और जावा एप्लेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते थे कि वेब पेज के लिए डिज़ाइन कर सकते थे, वेब पेज पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे, यानी कि वेब पेज को डेवलप कर सकते थे बाय यूजिंग द जावा एप्लेट्स। और चूंकि ये जावा के थ्रू बनाए गए थे तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सो वो एप्लेट्स जो डेवलप हुए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होने लगा, यानी कि अब इंटरनेट में जो हम वेब पेज डिज़ाइन होने लगा वो एप्लेट्स का यूज करने लगा। और एप्लेट्स के यूज होने से एक तो हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलने लगा, मतलब हमारा जो वेब पेज हो गया अट्रैक्टिव भी हो गया और साथ ही साथ वो एक्सेसिबल हो गया इन ऑन एवरी डिवाइस। तो ये चीज़ हमको एक बेनिफिट मिला 1993 में एप्लेट्स के आने से। 1994 में द टीम डेवलप्ड ए वेब ब्राउज़र कॉल्ड हॉट जावा। एक वेब ब्राउज़र भी डेवलप कर लिया गया तब तक 1994 में। ब्राउज़र आपको पता ही होगा, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम वेब पेजेस को ब्राउज़ करके ओपन करते हैं, वेब पेजेस और वेबसाइट्स को, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब ब्राउज़र्स हैं। तो एसएमएस 1994 में एक वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया हॉट जावा टू लोकेट एंड रन एप्लेट्स प्रोग्राम ऑन इंटरनेट। ठीक है, हॉट जावा डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ न्यू लैंग्वेज दस मेकिंग इट इंस्टेंटली पॉपुलर अमॉन्ग द इंटरनेट यूज़र। क्या कह रहा है कि हॉट जावा नाम का एक ब्राउज़र डेवलप किया गया जो कि एप्लेट्स के कोड को एग्जीक्यूट करने में बहुत सक्षम था और इजीली एग्जीक्यूट कर पाता था। तो हॉट जावा एप्लीकेशन अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लेट्स के कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते थे। ठीक है, ओक वाज रीनेम्ड 1995 में। देखिए ये जो अभी नाम हमने दिया ओक, ये 1991 से इसका नाम ओक 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 चल रहा था, बट 1995 में ओक वाज रीनेम्ड जावा ड्यू टू सम लीगल स्नैग्स। Java is just a name and is not an acronym. Many popular companies including Netscape and Microsoft announced their support to Java. क्या कर रहा है, ओक को 1995 में जावा के से नाम से चेंज कर दिया गया और जावा को सिर्फ एक नाम है, जस्ट ए नेम, किसी कोई एक्रोनीम नहीं है, किसी चीज़ का अर्थ नहीं है।
ठीक है। मैनी पॉपुलर कंपनीज इंक्लूडिंग नेटस्केप एंड माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस देयर सपोर्ट टू जावा। और बहुत सारी उस समय जो पॉपुलर कंपनी थी, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और नेटस्केप कंपनी है, ये दोनों कंपनियों ने इस जावा को बहुत सपोर्ट किया और इसको अपने डेवलपमेंट वाले कामों में यूज करना शुरू कर दिया। 1996 जावा established itself not only as a leader for internet programming but also a general purpose object oriented programming language. Sun releases Java Development Kit 1.0। क्या कर रहा है, जावा ने अपने आप को 1996 में इतना इस्टेब्लिश कर दिया कि वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए एक लीडर बन गया और जितने भी इंटरनेट प्रोग्रामिंग होने लगे वो बाय यूजिंग जावा होने लगा। आजकल तो बहुत सारे लैंग्वेज आ गए इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, बट उस समय हमारा जावा लीड कर रहा था और वो क्या कर रहा था, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था कि आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और उस समय सन माइक्रो सिस्टम ने, जो सन कंपनी थी, उसने पहला डेवलपमेंट किट जेडीके रिलीज़ किया जिसका नाम था जेडीके 1.0, जावा डेवलपमेंट किट 1.0। ठीक है, जेडीके उसने बनाया। अब जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। किट मतलब तो आपको पता ही होगा, किट क्या होता है। तो किट मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारा फीचर्स हो और वो किसी चीज़ को, किसी टास्क को ईजिली परफॉर्म करवा के दे सके। तो उसी तरह जेडीके बना। जेडीके में बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिए गए, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और या फिर कोई लैंग्वेज जैसे डेवलप होता है तो लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, हमें उनको कोई डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम उनको यूज कर लेते हैं। तो इनको जहाँ रखा जाता है उसको पूरा को हम बोल देते हैं जेडीके। तो इसी तरह जेडीके बनाया 1.0 जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। आपको उन फीचर्स को यूज करना था, मतलब आपको सारा चीज़ लिखना भी नहीं है, बहुत कुछ ऑलरेडी लिख के रख दिया गया है, आप उनको यूज कीजिए, है ना, आपके सहूलियत के लिए। तो पहला जावा डेवलपमेंट किट 1.0 रिलीज़ किया 1996 में। फिर 1997 में सन रिलीज है जावा डेवलपमेंट किट 1.1 जेडीके, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 1.1, 1997 में आया। इसी तरह 1998 में जावा 2 रिलीज़ हुआ, वर्जन 1.2 ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके 1.2। 1999 में सन रिलीज जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन J2SE एंड इंटरप्राइज एडिशन J2EE। अब जावा का ये सब एडिशन है, जैसे आपको पता है विंडोज़ में एडिशन आते गए, आज विंडोज़ 10 चल रहा है ना। हमेशा कुछ ना कुछ ऐड किया होता। क्या है ये जो एडिशन या जो नए जो ये डेवलपमेंट किट आते जाते हैं 1.0, 1.1, ये सब जो चेंज हो रहा है, ये चेंज मतलब क्या है कि पहले से हमारे पास कुछ फीचर्स 10 फीचर था, अब हमने उसमें एक्स्ट्रा कुछ और फीचर ऐड कर दिया 10 और कुछ ऐसे फीचर्स से पहले के जो कि बेकार के थे, जिनका यूज ही नहीं हुआ, हम वो फीचर दिए बट उसका कोई पर्पस ही नहीं रहा, उसके रहने ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो हमने उस फीचर को हटा दिया, है ना। यानी कि हमने जो डेवलप किया था सिस्टम, उस सिस्टम में कुछ नया ऐड किया और कुछ पुराने जो अनयूज्ड थे, जो बेकार थे, या उनके लिए हमने कुछ और एक्स्ट्रा अच्छा चीज़ हमने ऐड कर लिया उसके बदले में, तो वो अब बेकार है, उसका यूज होगा ही नहीं, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसके बाद अब नया जो डेवलप हुआ, जो जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए, उसको हमने क्या कर दिया कि ये इसका नया वर्जन है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हुआ जावा डेवलपमेंट में। डेवलप होते गया, नए नए चीज़ ऐड होते गए, पुराने चीज़ रिमूव होते गए, पुराने चीज़ों के जगह पर नए नए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ कुछ नए नए चीज़ इंक्लूड होते गए। सो ये अलग अलग एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन, है ना, और जावा 2 वर्जन जो है वो सब आते गया। नेक्स्ट 2000 में एसडीके 1.3 रिलीज किया गया J2SE का, 2002 में एसडीके 1.4, 2004 में जेडीके जावा डेवलपमेंट किट का 5.0 वर्जन आपका क्या हुआ, लॉन्च हुआ, रिलीज हुआ। और 2006 में जावा SE 6 वाज रिलीज, जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन था उसका 6th वर्जन रिलीज हो गया। विथ दिस रिलीज सन चेंज द नेम
फ्रॉम J2SE टू जावा SE, और उसके बाद इसने सन सिस्टम ने इसका नाम J2SE से चेंज करके जावा SE कर दिया। एंड ऑल्सो रिमूव्ड 0.0, जो लास्ट में 0.0 आता था उसको भी रिमूव कर दिया। 6, 7, 8 इस तरह से आएगा, ठीक है। और फिर 2011 में जावा का SE 7 वाज रिलीज्ड, SE 7 रिलीज हो गया। तो ये था आपका क्या हिस्ट्री है ना, जावा का हिस्ट्री, जो कि आपको पता होना चाहिए, छोटा मोटा ज़्यादा चीज़ नहीं है। जावा को कब डेवलप किया है? 1991 में। किसने? सन माइक्रो सिस्टम के अंदर जेम्स गॉसलिंग ने एक टीम के साथ इसको डेवलप किया। बिगिनिंग में इसका नाम ओक रख दिया गया। 1995 में इसका नाम रीनेम्ड हुआ। ये चीज़ ये जो याद रखना है, इट इज़ रीनेम्ड इन 1995 फ्रॉम ओक टू जावा, ठीक है ना। ओक से जावा में इसका रीनेम कब हुआ? 1995 में। तो ये सारा चीज़ हमको याद रखना है। तो ये था हमारा जावा का हिस्ट्री। फिर उसमें नए नए चेंज होते गए। इसमें एप्लेट्स का प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ, ठीक है। और एप्लेट्स के प्रोग्रामिंग के यूज होने से हमारा जो वेब ब्राउज़र में जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहे थे उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, और हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स और वेब पेजेस डेवलप करने में सक्षम हो गए। तो ये था हमारा जावा का हिस्ट्री। नेक्स्ट अब जो पॉइंट है वो है जावा का फीचर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जावा फीचर्स, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है जावा फीचर्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फीचर्स, जावा फीचर। तो जावा का फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स यानी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगे, तो ये देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है। इसके पास फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी हम बता भी रहे थे बार बार आपको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग भी वही सेम चीज़ हुआ। पोर्टेबल मतलब कहीं भी हम इसको ले जा सकें। तो ले जा सकें मतलब ले जाने का मतलब ऐसा नहीं कि उठा कर ले जाना है, उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करवा सकें, ठीक है। तीसरा जो इसका फीचर है वो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है, यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो इसके जो 4 फीचर्स थे वो भी इसको मिल गए साथ ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबस्ट एंड सिक्योर। अब रॉबस्ट एंड सिक्योर तो होगा ही क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज कर रहा है। रॉबस्ट एंड सिक्योर। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। फिफ्थ आपका क्या टर्म है? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट, इसके द्वारा जो डेवलप करेंगे हम सॉफ्टवेयर उसको हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं हो, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसी को ये अलग से इस तरीके से लिखा गया है। और छठा क्या है? फैमिलियर सिंपल एंड स्मॉल। फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल, है ना। फैमिलियर था, इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज था, ऐसा नहीं था कि इसको लैंग्वेज को समझने में बहुत मुश्किल आएगा। और स्मॉल लैंग्वेज है, ज़्यादा कठिन और टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। अब अभी के सिनारियो में देखिएगा तो इससे भी लैंग्वेज इजी आ गए हैं, पाइथन वगैरह इससे भी इजी है। बट उस केस में अभी भी क्या कर सकते हैं कि सिंपल ही है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ये, और किस चीज़ को सपोर्ट, इसका जो एक फीचर है वो मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरएक्टिव
एक्टिव। अब मल्टी थ्रेडेड एक पूरा एक टॉपिक ही आपका है मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना जावा में, हम आगे पढ़ाएंगे। तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कोड्स को अलग अलग एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागे। तो बहुत सारा धागा मिलकर एक बहुत बड़ा मोटा धागा बन सकता है, छोटा छोटा धागा मिलकर। तो उसी तरह हम प्रोग्राम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट करके एक बहुत बड़े प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक बहुत बड़े एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, साथ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो वो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो थ्रेड कहलाते हैं। और वो ऐसे नहीं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सब एक दूसरे के साथ ज़रूरत पड़ने पर इंटरैक्ट भी होते हैं। अगर जैसे हम लोग सेव का प्रोग्राम तो सेव करने के लिए सेव वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो किसको सेव कर रहा है, अगर वर्ड के फाइल को सेव कर रहा है तो वर्ड के फाइल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अगर नोटपैड के फाइल को सेव कर रहा है तो नोटपैड के फाइल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करते हैं हम लोग, है ना, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। तो कंट्रोल ऑल करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं जब, तो उस केस में भी क्या होता है, अब सेलेक्ट कभी आप क्या करते हैं, कभी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी फोल्डर सारा सेलेक्ट करते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट खुला हो तो उसमें के टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम इंडिपेंडेंट है और वो कहेगा कि नहीं हम किसी और अनदर एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो करते हैं। तो हम थ्रेड्स में अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। 8th नंबर में आपका क्या है, हाई परफॉर्मेंस। अब इसको यूज करने से हमारा जो परफॉर्मेंस था वो बहुत हाई हो गया था। ठीक है, और लास्ट है आपका डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल, है ना। नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। तो ये सब आपके इसके फीचर्स हैं, है ना। डायनेमिक मतलब आपको पता ही होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, वैसा प्रोग्रामिंग जिसमें रन टाइम में भी हम कुछ चेंज कर सकें। ऐसा नहीं कि फिक्स हो, स्टैटिक हो, हम ये जब रन करेगा तो हमको आउटपुट में 8 ही देगा, ऐसा नहीं। रन टाइम में डिसाइड हो कुछ पार्ट्स या सारे ही पार्ट्स कि वो क्या होगा। अब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि स्टार्ट होगा तो सबसे पहले माई कंप्यूटर ही खुलेगा, हम सबसे पहले क्रोम खोलेंगे, सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करेंगे। मतलब हम पर होता है कि हम क्या करेंगे और उसके अनुसार वो काम करता है। ऐसा नहीं कि पहले से फिक्स होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किए तो सबसे पहले आपका नोटपैड ओपन होगा, माई कंप्यूटर ओपन होगा, गेम प्ले होगा, अपने आप नहीं वर्क करता, फिर वो स्टैटिक हो जाएगा। तो स्टैटिक नहीं, इसमें हम लोग डायनेमिक प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते थे। ये तो ऑलरेडी C और C++ में भी था, तो इसमें भी ये फीचर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा जावा के फीचर्स। अब इसी को अलग अलग समझाया गया है। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड समझने से पहले आपको एक टर्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ऑलरेडी आपको दोनों टर्म पता होंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों टर्म आपको पता होंगे कि क्या होता है कंपाइलर और क्या होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये पता होंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता क्या है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, तो ये दोनों एक तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये दोनों क्या हैं, बोथ आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और दोनों का दोनों क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड वाइस वर्सा, फिर वापस से भी कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये काम ये दोनों मिलकर करता है, ये दोनों करता है, मिलकर नहीं करता है। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस भी हम लोग पढ़े थे, C और C+ में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस, तो ये पूरे सोर्स कोड को एट ए टाइम कन्वर्ट करता है और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन को एक एक बार में। ठीक है, और क्या होता है, तो ये ज़्यादा कम समय लगाएगा, ये ज़्यादा समय लगाएगा।
ये एक बार में सारे एरर्स अगर अवेलेबल हैं तो सारे एरर्स को एक बार में शो करेगा, ये पर्टिकुलर एक लाइन में करेगा। अगले लाइन में एरर है कि नहीं है इसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उसी लाइन में एरर शो करके ये रुक जाता है, नेक्स्ट लाइन में जंप ही नहीं करता है। ये मेमोरी ज़्यादा लेगा, रिजर्व करेगा इन कंपाइलेशन प्रोसेस, ये मेमोरी कम लेगा रेदर देन कंपाइलर, बिकॉज ये एक बार में केवल एक स्टेटमेंट को करता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेज हैं। तो हमारा जावा क्या है, ये दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है, कंपाइलर को भी और इंटरप्रेटर को भी। यानी कि जब हम जावा के कोड को लिखते हैं तो जावा का कोड क्या होता है, कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है, दोनों काम होता है। यानी कि इसमें हमारा कोड एट ए टाइम भी हमारा कन्वर्ट होता है और लाइन बाय लाइन भी प्रोसेस होता है। तो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है हमारा जावा लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और पोर्टेबल मीन्स कि इसके थ्रू बनाए गए एप्लीकेशंस को और सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब किसी भी विंडो पर हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उस पूरे सारे कॉन्सेप्ट को ये फिलअप करता है, क्योंकि इसके बारे में अभी मैंने लिखा था कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें सारा टर्म, कोई भी टर्म विदाउट क्लास और विदाउट ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू होता है। रॉबस्ट एंड सिक्योर, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है तो ये रॉबस्ट भी होगा और सिक्योर भी होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं, ऑलरेडी आपको पता होंगे, नाम से ही पता चल रहे हैं। कुछ कुछ टर्म्स हमने डिफाइन भी कर दिया है। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप बुक्स में देख लीजिए, बुक में आपको मिल जाएगा सारे चीज़, ठीक है। तो ये था आपका जावा फीचर के बारे में। अब नेक्स्ट जो टर्म है इसमें वो है आपका कैसे ये सी और C++ से डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप अभी तक जो भी हमने पढ़ाया इसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए। अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए। थैंक यू।